दोस्तों, तारीख में कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिन्हें सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। लेकिन 1959 में रशिया के बर्फीली पहाड़ों में जो हुआ, उसने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स को 60 साल तक परेशान रखा। तसव्वुर कीजिए, नौजवान और तजुर्बाकार लोग जो पहाड़ चढ़ने के एक्सपर्ट थे, वो अचानक एक रात अपने टेंट को अंदर से काटकर बाहर भाग निकले। वो इतने खौफ में थे कि उन्होंने जूते पहनने तक का इंतजार नहीं किया। -30 डिग्री की ठंड और नंगे पांव मौत की तरफ दौड़। जब उनकी लाशें मिली तो किसी का सर फटा हुआ था, किसी की पसलियां ऐसे कुची हुई थीं जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मारी हो, लेकिन उनके जिस्म पर एक खराश तक नहीं थी। आखिर उस रात वहां क्या हुआ था? इस कहानी का मरकजी किरदार है ईगोर डैटलॉव। ईगोर सिर्फ 23 साल का था, लेकिन वो एक काबिल इंजीनियर और बेहतरीन हाइकर था। उसने अपने साथ 8 मजीद दोस्तों को चुना। इनमें लड़के भी थे और लड़कियां भी। इन सब का ताल्लुक यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से था। ये लोग कोई आम सैरी नहीं थे। इन्हें ग्रेड 2 हाइकिंग का सर्टिफिकेट मिल चुका था और ये ट्रिप उन्हें ग्रेड 3, जो उस वक्त का मुश्किल तरीन लेवल था, दिलवाने वाला था। इनका मकसद था ओटरटन माउंटेन की चोटी तक पहुंचना। 23 जनवरी 1959 को ये लोग ट्रेन पर सवार हुए। उनकी डायरीज में लिखा था कि वो बहुत पुरजोश हैं। इन लड़कों की तस्वीरें देखिए, हंसी मजाक, गाने और दोस्ती। इन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी तस्वीरें हैं। 25 जनवरी को वो विजाई पहुंचे, जो इंसानी आबादी का आखिरी ठिकाना था। यहां से उनका असली इम्तिहान शुरू होना था। रास्ते में एक मेंबर, यूरी युडिन, की तबीयत खराब हो गई। उसके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। यूरी ने मजबूरन वापस जाने का फैसला किया। यूरी ने जब अपने दोस्तों को आखिरी बार गले लगाया तो उसने सोचा भी नहीं था कि ये दोस्ती का आखिरी सलाम है। यूरी की जिंदगी उसकी बीमारी ने बचा ली, लेकिन बाकी 9 लोगों के लिए रास्ता मौत की तरफ जाता था। अब ये लोग अकेले थे। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, लंबे दरख्त और खामोशी। उन्होंने अपनी डायरीज में लिखा कि मौसम बिगड़ रहा है, हवा की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन उनका हौसला अभी भी बुलंद था। 1 फरवरी दोपहर का वक्त, मौसम बहुत खराब हो चुका था। स्नो स्टॉर्म्स की वजह से रास्ता नजर नहीं आ रहा था। डैटलॉव और उसकी टीम रास्ता भटक गए। वो पहुंच गए एक ऐसी ढलवान पर जिसे मुकामी मानसी लोग खोलत स्याकल कहते हैं। इसका मतलब होता है डेड माउंटेन, यानी मौत का पहाड़। यहां उन्होंने एक ऐसी गलती की जो आज भी सवाल खड़ा करती है। उन्होंने फैसला किया कि वो मजीद नीचे नहीं जाएंगे, बल्कि इसी खुली पहाड़ी की ढलवान पर अपना टेंट लगाएंगे। सवालिया निशान ये है कि सिर्फ 1.5 किलोमीटर नीचे एक घना जंगल था जहां वो ठंड और हवा से बच सकते थे। तो फिर डैटलॉव ने इस सुनसान और खुली जगह को क्यों चुना? क्या वो किसी चीज का इंतजार कर रहे थे या वो किसी चीज से बच रहे थे? शाम के वक्त उन्होंने अपना खाना खाया, हंसी मजाक किया और सो गए। उनके कैमरा में मौजूद आखिरी फोटो में देखा जा सकता है कि वो बर्फ में टेंट लगा रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस रात तकरीबन 1 बजे के करीब कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें दहशत जदा कर दिया। कुछ इतना खौफनाक कि उन्हें टेंट का दरवाजा खोलने का वक्त भी नहीं मिला। उन्होंने अंदर से चाकू निकाला, टेंट की दीवार काटी और बाहर निकल आए। -30 डिग्री, शदीद अंधेरा और सिर्फ पतले कपड़े। ये लोग मौत की तरफ भाग रहे थे। फरवरी का आखिर हो चुका था। जब 20 फरवरी तक ईगोर डैटलॉव और उसकी टीम वापस नहीं लौटी तो उनके घर वालों ने शोर मचाया। शुरुआत में यूरल पॉलिटेक्निक के वॉलंटियर्स निकले, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो रशिया की आर्मी और हेलीकॉप्टर्स को मैदान में उतरना पड़ा। 13 साल बाद 26 फरवरी 1972 सर्च पार्टी को खोलात स्याकलिच की ढलवान पर वो टेंट मिल गया, लेकिन वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। टेंट खाली था, आधा बर्फ में दबा हुआ और उस पर चाकू के निशान थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब गौर किया तो पता चला कि टेंट को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटा गया था। टेंट के अंदर उनके जूते, उनके गर्म जैकेट्स और उनका खाना वैसे ही पड़ा था। बाहर बर्फ पर फुटप्रिंट्स थे, 8 से 9 लोगों के कदमों के निशान जो नीचे जंगल की तरफ जा रहे थे। कुछ निशान नंगे पांव थे और कुछ ने सिर्फ एक सॉक्स पहनी हुई थी। -30 डिग्री में नंगे पांव चलना यह खुदकुशी से कम नहीं था। टेंट से तकरीबन 1.5 किलोमीटर नीचे एक बड़े से दरख्त यानी सीडर ट्री के पास उन्हें पहली 2 लाशें मिली। ये थे यूरी डोरोशेंको और यूरी क्रिवोनिशेंको। दोनों ने सिर्फ अंडरवेयर पहनी हुई थी। उनके हाथ जख्मी थे और दरख्त की टहनियां टूटी हुई थीं, जैसे वो किसी चीज से बचने के लिए दरख्त पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हों। वहीं करीब ही 3 और लाशें मिली
जिनमें इगोर डैटलॉव भी शामिल था। इन तीनों की हालत बताती थी कि वो दरख्त से वापस अपने टेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही ठंड से जम गए। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि ये सब हाइपोथर्मिया यानी ठंड की वजह से मरे हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तब आया जब बाकी 4 लोगों की लाशें 2 महीने बाद बर्फ पिघलने पर मिली। मई के महीने में एक गहरी खाई यानी रेवीन के अंदर बाकी 4 हाइकर्स मिले और यहां से ये केस एक हॉरर मूवी में बदल गया। इन 4 लोगों के जिस्म पर ऐसी चोटें थीं जो ठंड से नहीं हो सकती थीं। निकोलस थीबो ब्रिग्नॉल्स की खोपड़ी बुरी तरह फटी हुई थी। सेमियोन ज़ोलोतार्योव और ल्यूडमिला डुबिनिना की पसलियां इतनी बुरी तरह कुची हुई थीं जैसे किसी ने उन पर हाथी खड़ा कर दिया हो। लेकिन सबसे अजीब बात, उनके जिस्म पर बाहर से कोई जख्म नहीं था, सिर्फ अंदर की हड्डियां टूटी हुई थीं। डॉक्टर ने कहा कि ये चोटें किसी इंसान के बस की बात नहीं, ये फोर्स इतनी ज्यादा थी जितनी किसी कार एक्सीडेंट में होती है। लेकिन वहां कोई कार नहीं थी, कोई दुश्मन नहीं था, सिर्फ खाली पहाड़ था। लेकिन दोस्तों, बात यहां खत्म नहीं हुई। जब ल्यूडमिला की लाश को देखा गया तो इन्वेस्टिगेटर के हाथ पांव फूल गए। उसकी आंखें गायब थीं और उसकी जुबान यानी टंग जड़ से कटी हुई थी। सेमियोन ज़ोलोतार्योव की भी आंखें गायब थीं। कुछ लोगों का कहना था कि शायद किसी जानवर ने ये किया, लेकिन सवाल ये था कि जानवर ने सिर्फ आंखें और जुबान ही क्यों चुनी, बाकी जिस्म को हाथ क्यों नहीं लगाया। और फिर एक और ऐसी बात सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन हाइकर्स ने जो कपड़े पहने हुए थे उन पर हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन पाई गई। एक सुनसान बर्फीली पहाड़ी पर रेडिएशन कहां से आई? क्या वो किसी सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग का शिकार हुए थे? रशिया की हुकूमत ने इस केस को अचानक बंद कर दिया। फाइनल रिपोर्ट में लिखा गया कि इन लोगों की मौत एक अनजान कुदरती ताकत यानी कंपेलिंग नेचुरल फोर्स की वजह से हुई है। लेकिन ये ताकत क्या थी? मिसाइल, एलियंस या कुछ और? उस रात आसमान में ऑरेंज ऑब्स दिखे गए थे। मुकामी मानसी ट्राइब के लोग कहते थे कि उन पहाड़ों में गोल्डन मैन रहते हैं। अब तक हमने सिर्फ हादसा देखा है। अगले पार्ट में हम उन सीक्रेट फाइल्स को खोलेंगे जो बताएंगी कि असल में वहां क्या हो सकता था। जब रशिया की हुकूमत ने इस केस की फाइल को टॉप सीक्रेट कहकर बंद किया तो दुनिया भर में कंस्पिरेसी थ्योरीज का एक तूफान आ गया। आज हम उन टॉप थ्योरीज का ब्रेकडाउन करेंगे और देखेंगे कि साइंस और लॉजिक क्या कहता है। सबसे पहले शक गया वहां के मकामी लोगों पर, जिन्हें मानसी ट्राइब कहा जाता है। कहा गया कि शायद हाइकर्स उनकी किसी मुकद्दस यानी सेक्रेट जगह पर पहुंच गए थे और मानसी लोगों ने गुस्से में उन पर हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये थ्योरी लॉजिक पर पूरी नहीं उतरती। पहली बात, मानसी लोग बहुत पुरअमन है। दूसरी बात, बर्फ पर उन 9 हाइकर्स के अलावा किसी और के कदमों के निशान नहीं मिले। और तीसरी बात, अगर ये कोई हमला होता तो टेंट को अंदर से क्यों काटा गया और उनका खाना और पैसे क्यों नहीं लूटे गए? इसका मतलब है कि दुश्मन इंसान नहीं था। अब आते हैं सबसे मशहूर थ्योरी पर। क्या ये हाइकर्स अनजाने में किसी सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग के बीच में आ गए थे? याद रहे, ये कोल्ड वॉर का जमाना था। रशिया और अमेरिका एक दूसरे से छुपकर खतरनाक मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे। उस रात दुनिया ने आसमान में ऑरेंज ऑब्स यानी नारंगी रंग के रोशन गोले देखे थे। कई लोगों का मानना है कि वो पैराशूट माइन्स थी जो हवा में फटती हैं और उनकी शॉक वेव से हड्डियां टूट सकती हैं, बिना स्किन को नुकसान पहुंचाए। ये वही चोटें थी जो हाइकर्स के जिस्म पर मिली। लेकिन रेडिएशन कहां से आई? क्या ये लोग किसी रेडियो एक्टिव गैस का शिकार हुए? इस थ्योरी को तब ताकत मिली जब पता चला कि इन्वेस्टिगेशन के वक्त आर्मी ने उस पूरे एरिया को कई महीनों तक सील कर दिया था। क्या वो सबूत मिटा रहे थे? दोस्तों, एक ऐसी थ्योरी भी है जो दिमाग घुमा देती है। उसे कहते हैं इंफ्रासाउंड। साइंस कहती है कि जब तेज हवा पहाड़ों की खास शक्लों से टकराती है तो एक ऐसी आवाज पैदा होती है जो इंसानी कान नहीं सुन सकते, लेकिन वो सीधा दिमाग पर असर करती है। इस आवाज से इंसान को अचानक बेपनाह खौफ, सांस की कमी और पागलपन महसूस होने लगता है। क्या उस रात पहाड़ों ने वो खौफनाक आवाज पैदा की? क्या उस साउंड वेव ने उन्हें इतना पागल कर दिया कि उन्होंने अपना ही टेंट फाड़ दिया और ठंड में बाहर निकल पड़े? इसे द साउंड ऑफ साइलेंस का शिकार होना भी कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि वो नंगे क्यों थे? इसका जवाब मिलता है एक मेडिकल कंडीशन में जिसे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग कहते हैं। जब इंसान हाइपोथर्मिया की आखिरी स्टेज पर होता है तो उसके जिस्म का थर्मोस्टैट बिगड़ जाता है। उसको अचानक -30 डिग्री में शदीद गर्मी महसूस होने लगती है। वो पागलपन में अपने कपड़े उतार देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका जिस्म जल रहा है। ये एक खौफनाक मौत है जहां इंसान बर्फ में जलने के एहसास के साथ मरता है। और फिर आती है वो थ्योरी जो हॉरर मूवीज में दिखाई जाती है, द मिंक
यानी रशिया का येती। क्या कोई अजीमुशान पहाड़ी मखलूक वहां मौजूद थी? कुछ फोटोज में धुंधली सी एक शक्ल दिखाई देती है जो दरख्तों के पीछे है, लेकिन साइंस इसे नहीं मानती। अगर कोई येती होता तो उसके फुटप्रिंट्स होते। अगर उसने हमला किया होता तो जिस्म पर दांतों या नाखूनों के निशान होते। मगर यहाँ सब कुछ अजीब था। दोस्तों, हमने मानसी हमला देखा, सीक्रेट वेपन्स देखे और इंफ्रासाउंड भी देखा, लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी सारी बातों का जवाब नहीं देती। रेडिएशन कहां से आई, जुबान किसने काटी, और वो सब एक साथ क्यों भागे? दोस्तों, 60 साल तक ये फाइल रशिया के आर्काइव्स में दबी रही। हजारों लोग इस जगह पर गए, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, लेकिन कोई भी यकीन के साथ नहीं कह सका कि उस रात मौत के पहाड़ पर क्या हुआ था। फिर साल 2019 में रशिया की हुकूमत ने दुनिया के बढ़ते हुए दबाव, प्रेशर के बाद इस केस को दोबारा खोलने का फैसला किया। लेकिन इस बार इन्वेस्टिगेशन किसी स्पाई या फौजी ने नहीं, बल्कि मॉडर्न साइंटिस्ट्स और 3D सिमुलेटर्स ने की। उन्होंने वही सवाल दोबारा उठाया, वो कौन सी नेचुरल फोर्स थी जिसने उन 9 प्रोफेशनल हाइकर्स को मार दिया। 2020 में रशिया ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि ये कोई एलियंस या सीक्रेट वेपन्स नहीं थे, बल्कि ये एक स्लैब एवलांच था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आम एवलांच में बर्फ का पूरा पहाड़ गिरता है, लेकिन स्लैब एवलांच में बर्फ की एक भारी और सख्त चादर स्लैब फिसलती है। साइंटिस्ट्स ने बताया कि जब डैटलॉव और उसकी टीम ने टेंट लगाने के लिए बर्फ को थोड़ा सा काटा था, तो उन्होंने अनजाने में ऊपर वाली बर्फ की चादर को कमजोर कर दिया था। रात को तेज हवाओं ने उस बर्फ को हिला दिया और वो भारी स्लैब सीधा उनके टेंट पर जा गिरी। क्योंकि वो बर्फ जमकर पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी, इसीलिए जब वो हाइकर्स पर गिरी तो उनकी हड्डियां कार एक्सीडेंट की तरह टूट गईं, लेकिन स्किन पर कोई निशान नहीं आया। जब वो बर्फ टेंट पर गिरी तो अंधेरे में उन्हें लगा कि पूरा पहाड़ गिर रहा है। उन्होंने पैनिक में टेंट काटा और बाहर निकल आए। उन्हें डर था कि एक और एवलांच आने वाला है, इसलिए वो अपने जूतों और कपड़ों का इंतजार नहीं कर सकते थे। वो नीचे जंगल की तरफ भागे, ये सोचकर कि दरख्त उन्हें मजीद बर्फ से बचा लेंगे। लेकिन दोस्तों, वहां उनका मुकाबला एक और दुश्मन से हुआ, हाइपोथर्मिया। -30 डिग्री में जिस्म ने जवाब देना शुरू कर दिया। ठंड की वजह से उनका दिमाग सुन्न हो गया और उन्होंने वही पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग की, यानी पागलपन में अपने कपड़े उतार दिए। एक एक करके वो सब बर्फ में दफन हो गए। लेकिन क्या ये रिपोर्ट सबको मुतमईन कर सकी? बिल्कुल नहीं। अगर ये सिर्फ एक एवलांच था तो ल्यूडमिला की जबान और आंखें कहाँ गईं? साइंटिस्ट्स का कहना है कि उनकी लाशें महीनों बाद मिली थीं। बर्फ के नीचे पानी के बहने और छोटे जानवरों की वजह से जिस्म के नरम हिस्से खत्म हो गए थे। ये कोई शिकारी नहीं, बल्कि कुदरत का निजाम था। और रेडिएशन? इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि कुछ हाइकर्स पहले न्यूक्लियर लैब्स में काम कर चुके थे। शायद रेडिएशन उनके पुराने कपड़ों से आई थी। लेकिन दुनिया आज भी सवाल करती है कि अगर ये इतना सादा हादसा था तो रशिया ने 60 साल तक इसे टॉप सीक्रेट क्यों रखा? दोस्तों, डैटलॉव पास की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। ये कहानी सिर्फ मौत की नहीं, बल्कि इंसानी दोस्ती और हिम्मत की है। उन्होंने आखिरी वक्त तक एक दूसरे को बचाने की कोशिश की। उन्होंने दरख्त पर चढ़कर अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश की। वो अपने जख्मी दोस्तों को कंधा देकर जंगल तक ले गए। आज वहां एक मेमोरियल बना हुआ है जिस पर उन 9 लोगों के चेहरे बने हैं। वो पहाड़ जो कभी उनका दुश्मन था, आज उनका मजार बन चुका है। डैटलॉव पास की मिस्ट्री शायद कागजों पर सुलझ गई हो, लेकिन उन बर्फीली हवाओं में आज भी उनकी चीखें और वो राज मौजूद है। तो ये था डैटलॉव पास का मुकम्मल ब्रेकडाउन। आपको क्या लगता है? क्या आप रशिया की एवलांच थियरी पर यकीन करते हैं, या आपको लगता है कि सच अभी भी कहीं छुपा हुआ है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये मेगा डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे एक नए राज के साथ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।